Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलिएटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी के लिए पल्लव वंश से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परमेश्वर वर्मन द्वितीय तक के राजाओं से संबंधित चर्चाओं को कर लिया था। आज हम लोग परमेश्वर वर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु से पल्लव राज में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसकी शाखा में कोई भी उसका उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं था। अतः काशी के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा चुना, जो हिरण वर्मा का पुत्र था। यह सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मा की परंपरा का शासक था। इस परंपरा के शासक सामंत स्थिति के थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर वर्मन का चित्रमाय नामक एक पुत्र भी था। राज सिंहासन से वंचित हो जाने पर उसने पांड्य नरेश राज सिंह प्रथम से सहयोग मांगा। फलतः राज सिंह प्रथम ने आक्रमण कर नंदी वर्मन को पराजित कर बंदी बना लिया, जो बाद में अपने को मुक्त कर लिया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। पुनः नंदी वर्मन को राजपूत शासक दंतिदुर्ग से ही युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में संभवतः नंदी वर्मन पराजित हुआ, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि नंदी वर्मन द्वितीय और दंतिदुर्ग जो राजपूत शासक था, दोनों में संधि हो गई। राजपूत नरेश ने अपनी कन्या रेवा का विवाह नंदी वर्मा के साथ कर दिया। तंडन तोट्टम दानपद से पता चलता है कि नंदी वर्मा ने गंगराज पर आक्रमण कर उसके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार नंदी वर्मा द्वितीय ने न केवल अपने राज्य की सुरक्षा करने में अपितु साम्राज्य के विस्तार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंदी वर्मा द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। उसका शासनकाल 730 ईस्वी से 800 ईस्वी तक का जो काल है, कला और साहित्य के दृष्टि से भी समृद्धि का काल रहा। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार उसके समकालीन थे और उसने तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर हम देखते हैं कि नंदी वर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र दंती वर्मन शासक बना और यह राजपूत कन्या रेवा से उत्पन्न हुआ था और यह अपने पिता के समान ही दीर्घकाल तक शासन किया और यह 800 ईस्वी से 846 से 47 ईस्वी तक शासन में रहा। दंती वर्मन के समय पल्लव राजपूत संबंध बिगड़ गए। फलतः 804 ईस्वी में गोविंद तृतीय ने काशी पर आक्रमण कर दंती वर्मा को पराजित कर दिया। दंती वर्मा ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। गोविंद तृतीय के मन्य लेख में दंती वर्मन को उसका महासमंताधिपति कहा गया है। दंती वर्मन को पांड्यों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पांड्य नरेश वरगुण प्रथम तथा उसके पुत्र श्रीमार ने दंती वर्मन पर आक्रमण किया तथा कावेरी पर अपना अधिकार जमा लिया। अपने पिता की भांति दंती वर्मन भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैलूर पाल्यम अभिलेख में उसे सिंह विष्णु का अवतार कहा गया है तथा उसके गुणों की प्रशंसा की गई है। उसने मद्रास के समीप त्रिप्लिकेन में पारसारथी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इसी पारसारथी मंदिर का में ये वैलूर पाल्यम अभिलेख उत्कीर्ण है। दंती वर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नंदी वर्मन तृतीय शासक बना और यह 846 ईस्वी से 869 ईस्वी तक सत्ता में रहा। वह एक पराक्रमी शासक था। अभिलेखों से पता चलता है कि उसने पांड्यों की सेना को तेल्लारू, जो काशी के समीप अवस्थित था, में रोका तथा उन्हें कई युद्धों में परास्त किया। संभवतः पांड्य प्रतिद्वंदी श्रीमार था। तमिल रचना नंदी कलम्बकम के अनुसार नंदी वर्मन ने पलायूर, वेल्लारू, नेल्लारू, कुरुगोंड, तेल्लारू, तोंडी, वेरियल्लूर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की। इसमें उसे कावेरी द्वारा सिंचित प्रदेश का स्वामी कहा गया है। इस प्रकार नंदी वर्मन ने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर लिया तथा कावेरी क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। गंग शासकों ने अपनी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजपूतों के साथ उसका मैत्री संबंध स्थापित हुआ तथा राजपूत नरेश अमोघ वर्ष ने अपनी कन्या संख्या का विवाह उससे कर दिया। नंदी वर्मन तृतीय शैवमतानुयायी था तथा उसने
तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देवनार निवास करता था, जिसने भारत बेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी। नंदी वर्मन तृतीय के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र निप्तुंग शासक बना और वह 869 ईस्वी से 880 ईस्वी तक शासन किया। वह भी अपने पिता के समान शक्तिशाली राजा था, जिसने अपने साम्राज्य को अछूत बनाए रखा। बाहुर दानपत्र, जो बाहुर पांडिचेरी के समय पर स्थित है, बाहुर दानपत्र से पता चलता है कि उसने अर्चित नदी के तट पर पांड्यों को पराजित किया। वाण राजवंश के लोग उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते। इस प्रकार वह भी अपने साम्राज्य को अछूत बनाए रखने में सफल रहा। वह उदार तथा विद्या प्रेमी शासक था। बाहुर दानपत्र के अनुसार उसके राज्यकाल के 8वें वर्ष उसके मंत्री ने एक विद्या स्थान को 3 ग्राम दान में दिए थे, जहाँ वेद, वेदांत, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्रों के अधीन की समुचित व्यवस्था थी। पुनः अगर अन्य शासकों की चर्चा की जाए तो काशी के पल्लव वंश का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक अपराजित था और वह 885 ईस्वी के लगभग गंग नरेश पृथ्वीपति तथा चोल नरेश आदित्य प्रथम की सहायता प्राप्त कर पांड्यवंशी शासक वरगुण द्वितीय को श्री पूर्वियम के युद्ध में पराजित किया। यद्यपि इस युद्ध में गंग नरेश पृथ्वीपति मारा गया, किंतु इसमें पांड्यों की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई। परंतु पल्लव नरेश अपराजित अपने विजयों का पूर्ण उपभोग नहीं कर सका। 903 ईस्वी के लगभग उसके मित्र चोल नरेश आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दिया तथा तोंडमंडलम का स्वामी बन बैठा। अपराजित के बाद 2 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। नंदवर्मा चतुर्थ, जो 904 ईस्वी से 926 ईस्वी तक शासन किया। फिर कंप वर्मा, जो 948 से 980 ईस्वी तक शासन किया। ये दोनों अपने राज्य को चोल राजाओं से बचाने का असफल प्रयास करते रहे। अंततः पल्लव राज्य चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार दक्षिण भारत की प्रभुसत्ता पल्लवों से चोलों के हाथों में आ गई। और इसी के साथ जो BA प्रथम वर्ष सब्सिडी हेतु पल्लव राजवंश से संबंधित चर्चाएँ कर रहे थे, वह समाप्त होता है। और इसमें हम केवल राजनीतिक इतिहास यानी कि शासकों से संबंधित तथ्य को देखें। अब हम लोग पल्लव शासकों से संबंधित जो सांस्कृतिक और कला, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में योगदान थे, उसके विषय में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।